दोस्तों, ऐसे कितने पेशेंट हैं जो हमें एग्जैक्ट ड्रग पिक्चर देते हैं या किसी रेमेडी का एग्जैक्ट सेंसेशन देते हैं या फिर कॉजेशन देते हैं। और क्या ये ज़रूरी है कि पेशेंट जिस प्रकार हमारे सामने खुद को प्रेजेंट करता है वो उसी प्रकार से हो, उसकी सारी कही गई बातें पूरी तरह से सच हो? इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके केस टेकिंग के स्किल पर। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम 100% पिन पॉइंट सिलेक्शन कर पाते हैं? और इसीलिए दोस्तों, मेरे गुरुजी के हिसाब से हमारे पास वो सारे तरीके के तीर होने चाहिए जिससे हम एग्जैक्ट सिमिलिमम तक पहुंच सके। आज हम इसी एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव सिम्टम की बात करेंगे जो पेशेंट के कोर सेंसेशन का सुपरफिशियल एक्सप्रेशन होता है। दोस्तों, किसी केस में भले ही हम कॉजेशन लेने में गलती कर दें, पेशेंट का सेंसेशन समझने में गलती कर दें, हमारे सामने जो पेशेंट बैठा है वो हमारे सामने चाहे कितने भी मुखौटे ओढ़कर क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो एक ऐसा सिम्टम है कि उसके ज़रिए हम उसके असली चेहरे तक पहुंच ही जाते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम है जेस्चर्स। और आज हम इस केस के माध्यम से जेस्चर के इसी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, एक 45 साल के पेशेंट अपनी बैक पेन की कंप्लेंट लेके मेरे पास आए और मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर ऐसे ऐसे हाथ फेर कर मुझसे कहने लगे, मैं एक अनाज के दुकान में दिहाड़ी के हिसाब से मजदूरी का काम करता हूँ। 5-6 महीने से मुझे कमर दर्द की शिकायत है। शुरुआत में मैं मेडिकल से ही दवाई लेता था और खुद से ही खा लेता था, लेकिन एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे कुछ दिन की दवाई दी और घर पर 15 दिन आराम करने की सलाह दी। 15 दिन मैंने घर पर आराम किया, लेकिन घर पर रहने से भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा मुझे ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था। इसलिए ज़बरदस्ती मेरी बीवी मुझे एक हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेके गई। उन्होंने कुछ एक्सरे वगैरह निकाले और हड्डियों में गैप है, इसलिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको 3-4 महीना फिर से आराम करना पड़ेगा। मैंने उनको सीधे सीधे कहा, मैं गरीब इंसान हूँ, इतना दिन मैं घर पर नहीं रह सकता। इसलिए फिर उन्होंने ही मुझे आपको एक बार दिखाने के लिए कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और कुछ देर के पॉज के बाद वो फिर से बोला, मैं मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, एक हाथ से कमाता हूँ, दूसरे से खाता हूँ। काम पर जाता हूँ तो जैसे तैसे 400-500 रुपये ले आता हूँ। अगर मैं काम पर ही नहीं जाऊँगा तो घर कैसे क्या चलेगा? इतने दिन मैं घर पर कैसे रहा मेरा मुझे ही पता है। ऊपर से मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देती। कभी कभी लगता है कि घर से निकलूं और काम पे निकल जाऊं। इतना कहकर पेशेंट मुस्कुराए और फिर से अपने दाढ़ी के बाल ऐसे ऐसे खींच के मेरी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया कि आगे भी पेशेंट कुछ कहेंगे, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछ लिया, अगर ऐसे हालत में आप काम पे जाओगे तो आपकी कंप्लेंट और नहीं बढ़ जाएगी? फिर थोड़ा चिंतित होकर पेशेंट कहने लगे, तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं गरीब इंसान हूं, अगर ऐसे ही चलते रहा मैं तो और गरीब हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने केस रिपोर्टराइज की और ब्रायोनिया निकली और पेशेंट का नरेशन भी ब्रायोनिया की तरफ जा रहा था। इसलिए मैंने पेशेंट को ब्रायोनिया दे दी और 15 दिन के बाद आने के लिए बोल दिया। लेकिन पता नहीं मुझे अपने इस प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ खास भरोसा था नहीं, क्योंकि जैसे ही पेशेंट कैबिन के अंदर आ रहा था मुझे वो एक ही रेमेडी क्लिक हुई। लेकिन अपने प्रिजुडाइज विजन को नज़रअंदाज करते हुए मैं केस लेने में लग गया और अंत में ब्रायोनिया निकल आया। उसके 15 दिन बाद जब पेशेंट आए तो उनका पेन कुछ हद तक कम था, लेकिन मेरे हिसाब से उनके कंडीशन में कुछ खास सुधार नहीं था। इसलिए जब मैंने उनकी केस फिर से रिवाइज की तब मैंने कुछ 3-4 रूब्रिक फिर से कंफर्म करना चाहा और इसी की वजह से मैं उनके वर्किंग पैटर्न
और उनके फैमिली रिलेशन के बारे में उनसे सवाल पूछने लगा। फैमिली के बारे में उन्होंने बताया, घर में बीवी है और एक लड़की है। लड़की बीएससी पढ़ रही है और हमेशा वो अपने पढ़ाई में ही रहती है, तो इसी वजह से उससे ज़्यादा संपर्क कुछ हो नहीं पाता। फिर वो अपनी बीवी के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, बीवी ठीक है लेकिन हमेशा किटकिट करती रहती है। मैंने पूछा, क्या किटकिट करती है? फिर उन्होंने कहा, कुछ नहीं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, हमेशा टोका टोकी करती है। मैंने पूछा, फिर आप क्या करते हो? फिर वो कहने लगे, कुछ नहीं, मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से छोड़ देता हूँ। मैंने उनसे फिर से पूछा, तो आप फिर उसको कुछ कहते क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे कौन उसके मुंह लगेगा, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। फिर कुछ सेकंड का पॉज लेके वो कहने लगे, क्या है ना डॉक्टर साहब, उसे मेरे दोस्त पसंद नहीं। मैं बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ। कुछ लोग मील में लग गए, लेकिन हम 4 लोग हैं जो थोड़े बहुत हट्टे कट्टे थे तो मजदूरी करने लगे। और फिर से मैंने उनसे पूछा, तो फिर आप भी मिल में क्यों नहीं लगे? तब उन्होंने कहा, अरे नहीं डॉक्टर साहब, पहले मैं मिल में ही था, लेकिन कौन साला वहाँ रोज रोज जाएगा। और वो आगे कहने लगे, मजदूरी में क्या है कि आप अपने मन के मालिक रहते हैं। जब मन किया काम किया, नहीं किया तब आराम किया। और मिल में क्या है ना कि 300 रुपये के ऊपर रोजी मिलती है, और यहाँ हम लोग 1000-1500 तक भी कमा लेते हैं, तो किस लिए किसी के खूंटे से बंधे रहने का। और इतना कहकर वो फिर से अपने दाढ़ी पर ऐसे ऐसे हाथ फेरने लगे। दोस्तों, पेशेंट का उस दिन का नरेशन आज के नरेशन से आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? उस दिन पेशेंट अपने आप को कितना गरीब बता रहा था। उस दिन पेशेंट हमें ऐसे ही जता रहा था कि उसके दर्द के चलते उसे अपने काम की चिंता है, उसे अपने फैमिली की चिंता है, उसे अपने घर की चिंता है, उसे अपने फ्यूचर की चिंता है। और इसी के चलते हमने एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी बिजनेस अबाउट और फियर ऑफ पॉवर्टी जैसे रूब्रिक लिए थे। और आज के पेशेंट के नरेशन के चलते ये तीनों रूब्रिक गलत लिए गए। लेकिन आज के नरेशन में भी पेशेंट में बिजनेस टॉक तो है, लेकिन फियर ऑफ पॉवर्टी और बिजनेस की एंजाइटी ये तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर पेशेंट अपने पहले नरेशन में ये सब कहकर मैनिपुलेशन क्यों कर रहा था? दोस्तों, वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने पेन को जस्टिफाई कर सके और जल्दी से जल्दी कोई उसे अपने पेन से छुटकारा देकर वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में फिर से जा सके और वह बिंदास लाइफ जी सके। और शायद ये आपको याद होगा दोस्तों, जब वो 15 दिन घर पर था तभी उसका पेन बढ़ने लगा था और तभी उसको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस डायग्नोस हुआ था। और इसी के चलते हमें पेशेंट की बीमारी की जड़ पता चलती है। इसके पहले वो रोक टोक भरी ज़िंदगी जी रहा था, जहाँ उसे फ्रीडम था कि उसे कब काम करना है, कब नहीं करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, उसका पेन भी इसलिए बड़ा होगा क्योंकि वो 15 दिन तक अपनी रोक टोक करने वाली बीवी के साथ में था। और जब वो घर में था तब उसके बीवी ने उसे रोक टोक लगाकर उसके लिबर्टी को फिर से चैलेंज किया और इसी की वजह से उसकी बीमारी बढ़ गई। तो इस केस का मेन क्रक्स है पेशेंट की लिबर्टी, और वही अगर पेशेंट को ना मिले तो पेशेंट का बीमार पड़ना स्वाभाविक है। हो सकता है उसे अपने मजदूरी के दौरान ही अपने मन के खिलाफ काम करना पड़ा हो, जिससे उसकी लिबर्टी अफेक्ट हुई और इसी से बीमारी की शुरुआत हुई। और इसी वजह से अगर हम इस केस में लिबर्टिज्म रूब्रिक ऐड करते हैं तब बेलाडोना निकल के आती है। और इस रेमेडी की पुष्टि करता है बेलाडोना का वो खास रूब्रिक, जेस्चर्स मेक्स इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ हैंड ग्रास्पिंग एट बायस्टार्ड। और बेलाडोना का ही एक खास जेस्चर, जेस्चर्स मेक्स पुलिंग हेयर ऑफ बायस्टार्ड, जिसमें कि बेलाडोना सिंगल मेडिसिन है।
दोस्तों, माना कि पेशेंट के पहले विजिट के नरेशन से हम मिसलीड हुए। पेशेंट ने हमसे अपना एग्जैक्ट ड्रग पिक्चर छुपाया या हम निकाल नहीं पाए। और चलो मान लो कि पेशेंट के दूसरे विजिट के दौरान लिबर्टिज्म के माध्यम से हमने इस केस का क्रक्स ढूंढ के निकाला और बेलाडोना सिलेक्ट की। लेकिन क्या होता कि अपने दूसरे विजिट में पेशेंट हमसे बात ही नहीं करता या पहले की तरह फिर से हमें मिसलीड करता या ब्रायोनिया से उसे जो भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है उसी से वो संतुष्ट होता। अगर पेशेंट के इस जेस्चर को हम नज़रअंदाज करते जैसा कि हमने पहली विजिट में किया, तो क्या हम बेलाडोना तक पहुंच पाते? दोस्तों, ये सच है कि पहले विजिट में पेशेंट हमें मिसगाइड कर रहे थे, लेकिन अपने दाढ़ी के बाल वो पहले विजिट में भी सहला रहे थे और दूसरे विजिट में भी सहला रहे थे। तो इस प्रकार बेलाडोना के तरफ इंडिकेशन वो पहले विजिट से ही दे रहे थे। तो दोस्तों, कहने की बात यह है, पेशेंट चाहे कितना भी मिसगाइड करे, भले ही चाहे कितने भी मुखौटे ओढ़कर हमारे सामने बैठे, लेकिन जेस्चर के माध्यम से हम उनके असली चेहरे तक पहुंच सकते हैं और उन्हें एग्जैक्ट सिमिलिनम दे ही सकते हैं। जेस्चर केवल किसी व्यक्ति के द्वारा की गई एक एक्शन ही नहीं होती, बल्कि वो अपने शरीर के अंदर छुपी एक ऐसी भाषा होती है जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड से प्रकट होती है। दोस्तों, हमारी रेपर्टरी जेस्चर्स के सिम्टम से भरी पड़ी है। पेशेंट कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे हंसता है, कैसे रोता है, कैसे चलता है, कैसे सोता है, ये सारे सिम्टम या रूब्रिक जेस्चर्स के ही प्रकार हैं। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी किसी केस में, किसी पेशेंट में किसी प्रकार का अगर जेस्चर नज़र आए, तो एक बार अपनी टोटलिटी में उसे ज़रूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि पेशेंट भले ही चाहे जितना झूठ बोले, जेस्चर कभी झूठ नहीं बोलते। आपके मन में इस वीडियो के प्रति अगर कोई डाउट, सवाल या सुझाव हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसकी हिंट आपको इस चैनल के पोस्ट द्वारा रोज़ मिलती रहेगी। कृपया अपना समय निकालकर उस पोस्ट में पूछे गए सवाल का आंसर ज़रूर टिक करते रहिएगा और होम्योपैथी के अद्भुत साइंस को यूं ही स्प्रेड करते रहिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ।